चलना ही गति नहीं, ठहरना भी है सवाल, किसके सापेक्ष हो स्थिति, यही है मोशन का कमाल। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे मोशन के बारे में। मोशन होता क्या है, या इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं आज हम उन्हें कवर करेंगे। सर्वप्रथम आइए जानते हैं मोशन। मोशन होता क्या है। मोशन के पहले आज हम जानेंगे विराम के बारे में, यानी विराम होता क्या है, रेस्ट होता क्या है। विराम, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो वह मोशन विराम कहलाती है, यानी वह वस्तु जो है विरामावस्था में कहलाती है। जैसे सड़क पे कोई कार खड़ी हुई है और समय बीत रहा है, समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब वह वस्तु विराम या इस अवस्था को हम विरामावस्था कहेंगे। विरामावस्था के बाद आज हम जानेंगे मोशन, यानी मोशन क्या है, गति क्या है। गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता रहता है तो वह अवस्था मोशन की अवस्था यानी गति की अवस्था कहलाती है। जैसे समय के साथ में ये बस है और रोड पे चल रही है और समय के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, या मैं चहलकदमी कर रहा हूँ, तो यह मोशन की अवस्था कहलाएगी, यानी वह वस्तु क्या है, मोशन में है, गति में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई वस्तु मोशन कर रही है, लेकिन यदि हम उसके सापेक्ष होकर उस वस्तु को देखेंगे तो हमें यह प्रतीत होता है वह वस्तु क्या है, मोशन में नहीं बल्कि विरामावस्था में है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, इस बस में दो लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। अगर हम इस व्यक्ति से पूछेंगे कि ये बस विरामावस्था में है या गति अवस्था में, तो वह व्यक्ति यही जवाब देगा कि बस चल रही है, यानी मोशन में है। लेकिन जबकि उसी बस में दो व्यक्ति बैठे हैं, अगर इस दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति के बारे में पूछेंगे क्या यह व्यक्ति मोशन में है, तो क्योंकि वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के सापेक्ष सेम बस में ही बैठा है, तो उसे यह प्रतीत होगा यह व्यक्ति जो है विराम में है, यानी वह विराम की अवस्था कहलाएगी। इस सिद्धांत को हम रिलेटिविटी ऑफ मोशन कहलाते हैं, यानी सापेक्षता के सापेक्ष गति का सिद्धांत कहलाता है। इसके आगे हम जानेंगे दूरी यानी डिस्टेंस क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, दूरी और विस्थापन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो दूरी जो होता है आपका, वो जब कोई वस्तु, जैसे ये हमारा घर है और घर से हम स्कूल की तरफ यानी स्कूल जाते हैं, ये आपका स्कूल हो गया। यानी घर से स्कूल जाने के अनगिनत रास्ते हैं, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जो हम रास्ता तय करते हैं उसकी वास्तविक पथ लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। इसको अगर हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जो वास्तविक पथ लंबाई की दूरी तय करती है वह आपका दूरी कहलाता है। दूरी आपकी अदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानेंगे विस्थापन, यानी विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे आपका ये घर था और स्कूल था, घर से आप स्कूल जल्दी जाना चाहते हैं तो आप छोटा रास्ता जो न्यूनतम दूरी का रास्ता होगा वही आप तय करेंगे, या घूमते टहलते हुए किसी और रास्ते से आप घर से स्कूल गए। जो विस्थापन आपका होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन की चूंकि दिशा निश्चित होती है, इसलिए आपका ये विस्थापन जो है वो
सदिश राशि कहलाता है। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब हम जानेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। दूरी के अनगिनत रास्ते होते हैं और जो विस्थापन होता है उसका केवल एक ही रास्ता होता है। जो न्यूनतम दूरी होता है वही विस्थापन आपका कहलाता है। दूरी हमेशा जो होता है वो धनात्मक होता है, जबकि बिना जो विस्थापन होता है वह शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। आगे हम जानेंगे कि जैसे हम दूरी को एक एग्जांपल से समझेंगे। दूरी को अगर मेजरमेंट हमको करना है, बिंदु ए से बी की दूरी यदि 5 मीटर है और बिंदु बी से सी तक की दूरी जो है वो 3 मीटर है, तो ए से सी तक के बीच में जो चली गई दूरी है वो आपका 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर। यदि इसका विस्थापन निकालें, सी से पुनः जो है दोबारा बी बिंदु तक कोई व्यक्ति आ गया, तो यदि हम ए से उस व्यक्ति का अगर विस्थापन मेजरमेंट करेंगे तो वो हमारा जो विस्थापन होगा वो 5 मीटर होगा। कितना होगा बच्चों? 5 मीटर होगा। अब हम जानेंगे चाल यानी स्पीड क्या है। स्पीड इक्वल टू होता है डी अपान टी, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। इस सूत्र से हम आसानी से जो है इसका परिभाषा बना सकते हैं। यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि दूरी को हमेशा एमपीएस पद्धति में मीटर में मेजरमेंट किया जाता है और समय को सेकंड में। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। आगे हम जानेंगे वेग के बारे में। यानी वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि चाल और वेग जो है दोनों एक चीजें होती हैं, जबकि ये दोनों चीजें दोनों अलग अलग होती हैं। वेग जो होता है किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी जो होता है या विस्थापन होता है वह क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, क्योंकि वेग की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, इसलिए वेग जो होता है वो सदिश राशि होता है और इसका भी मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है। अब आपका आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में निश्चित दिशा में तय किए गए निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चाल आपका अदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश राशि है। चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम किसी कार की चाल ज्ञात करें, जैसे कोई कार है वह 50 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई चाल ज्ञात करना हो, अगर कोई दूरी
चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यानी 10 किलोमीटर की जो दूरी है, अगर कोई कार जो है 100 किलोमीटर की दूरी आपका 1 घंटे में तय करती है, 1 घंटे में तय करती है, तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो गति है वो 100 किलोमीटर पर आवर्स है, 100 किलोमीटर पर आवर्स है। अब हम जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति क्या होती है। जान सकते हैं जब कोई बस समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह समान गति कहलाती है, जबकि असमान गति जब कोई बस समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो वह असमान गति कहलाती है। अब हम जानेंगे त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होता है। त्वरण क्या होता है? त्वरण को हम बहुत ही इजी वे में जानेंगे। आप सभी लोग जो है बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, उससे बहुत रिलेट करके इसको जानेंगे, बहुत प्रैक्टिकली जानेंगे। जैसे कोई कार है, जब आप कार या मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ में उसके एक्सीलेटर को आप बढ़ाते हैं। जैसे कोई कार जो है स्टार्टिंग पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, इसकी वेलोसिटी को आप वेग एक्सीलरेट को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे समय के साथ में इसके वेग में जो है परिवर्तन होता रहता है। यही आपका क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यानी वेग परिवर्तन की जो दर होती है वही आपका त्वरण कहलाती है। त्वरण को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। वेग परिवर्तन यानी जब अंतिम वेग जो होता है माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग को हम स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। माइनस प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। और जो समयांतराल होता है वो आपका t होता है, यानी समय होता है। तो त्वरण बराबर अंतिम वेग, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है। त्वरण से संबंधित मंदन है जिसे हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। मंदन क्या होता है? जब त्वरण का मान ऋणात्मक होता है तो वह मंदन कहलाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, समय के साथ धीरे धीरे आप एक्सीलरेट को बढ़ाते हैं, यानी त्वरण आपका बढ़ रहा होता है। और खराब सड़क आ गई या भीड़ आ गया तो अचानक से आप क्या करते हैं? मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर कम करते हैं, यानी उसके वेग में जो है परिवर्तन करते हैं अचानक से। तो एकाएक आपका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो घटता है, यानी आपका जो कार है या बाइक है वो धीमे होता है। इसी धीमेपन को हम क्या कहते हैं? मंदन के नाम से जानते हैं। यानी जब त्वरण का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है तो वह क्या कहलाता है? आपका मंदन कहलाता है। तो बच्चों आशा करते हैं इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए जब आपसे कोई त्वरण या मंदन के बारे में पूछें तो आप बता सकते हैं कि जब वेग परिवर्तन की दर बढ़ रहा होता है वह त्वरण कहलाता है, लेकिन जब त्वरण का मान ऋणात्मक होता है यानी घट रहा होता है तो वह क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण हमेशा धनात्मक होता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन मंदन क्या है? वो हमेशा ऋणात्मक होता है। यानी a बराबर b माइनस यू अपान टी, जहाँ पे अंतिम वेग v है और इनिशियल जो वेग वेलोसिटी है वो प्रारंभिक वेग u है और समय क्या है? t है। वेग
समय ग्राफ यानी वेलोसिटी और टाइम। जैसा कि अभी आपको बताया था कि जब हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं इनिशियल पॉइंट में उसका जो वेग होता है यानी समय भी शून्य पे, तो वहां से आपका इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा होता है और हम एक्सलेट को बढ़ाते हैं यानी वेग समान दर से क्या होता है, बढ़ रहा होता है, उसका यह ग्राफ रिप्रेजेंट करके बताया गया है। इसी प्रकार से समान वेग यानी त्वरण जब शून्य होता है यानी वेग बदल नहीं रहा होता है तब वह आपका क्या कहलाता है, समान वेग कहलाता है। और जब त्वरण का मान समान होता है तब वह समान त्वरण कहलाता है आपका। आगे हम जानेंगे गति के 3 जादुई समीकरण के बारे में। ये बहुत ही है, आगे आप क्लास 9 से लेकर इंटर फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आगे नीट की तैयारी करेंगे तब भी आपको हर जगह ये मिलेगा। अभी आपका ये सिंपल फॉर्म में है, साधारण फॉर्म में है। आगे जब आप जाएंगे तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में या डिफरेंशियल फॉर्म और इसका हम इंटीग्रेशन फॉर्म में भी अध्ययन करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी होता है कि गति के 3 जादुई समीकरण, जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या न्यूटन के गति के समीकरण के नाम से जानते हैं। हालांकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये न्यूटन के गति के 3 समीकरण हैं। आगे आप जब चलेंगे, जब बल फोर्स चैप्टर नंबर 4 अध्ययन करेंगे बल का, तो उसमें आप न्यूटन के गति विषय के 3 नियमों को जानेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि गति के 3 समीकरण लिखिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, न्यूटन गति विषय के 3 नियम लिख देते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि जब उसे अल्फाबेटिकल में यानी वेरिएबल में लिखा हुआ हो तब उसे हम इक्वेशन के रूप में जानते हैं, लेकिन जब शब्दों के रूप में दिया होता है तब उसे हम गति विषय के नियम के रूप में जानते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो दिया गया है वह आपका v बराबर u प्लस AT। अब v होता क्या है, v यहाँ आपका जो है वो अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, स्मॉल a क्या है, यहाँ पे त्वरण है, एक्सीलरेशन है, t क्या है, समय है। यानी जब आपको कहीं अंतिम वेग की गणना करना हो तो हम पहले इक्वेशन का हेल्प ले सकते हैं। इस संबंध को जो वेग समय संबंध के नाम से भी जानते हैं। जब कोई आपसे पूछे कि न्यूटन ने जो गति का प्रथम समीकरण है वह किन संबंधों को दर्शाता है, तो आप कह सकते हैं यह वेग समय संबंध है। दूसरा जो संबंध है वह स्थिति समय संबंध, जो कि यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। यस क्या है, उसकी स्थिति यानी दूरी को रिप्रेजेंट करता है। जब आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं समय के साथ में और जितनी दूरी तय कर लेते हैं, यदि उसे आपको ज्ञात करना है तो आप सेकंड इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको समय दिया हो और त्वरण दिया हो और जो प्रारंभिक दूरी जो वेग है वो आपका ऑलवेज शून्य होता है। तो हम इस संबंध को स्थिति समय संबंध के नाम से जानते हैं। तीसरा जो आपका समीकरण है इसे हम वेग स्थिति संबंध या बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको बच्चों में कंफ्यूजन कि समय संबंध को अगर याद करना तो एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पे b है और यहाँ t है, v से शुरुआत हुआ है और t पे खत्म हुआ है, तो v से यानी वेग को याद रखिए और t को यानी टाइम से, यानी इस संबंध को आप याद कर सकते हैं वेग समय संबंध। वैसे स्थिति और संबंध समय संबंध को याद करना तो यस फॉर इसकी स्थिति को और टी फॉर टाइम को, यानी स्थिति समय संबंध है। और जो तीसरा इक्वेशन है आप इसको याद करेंगे वेग स्थिति संबंध, यानी v से शुरू है और यस पे खत्म है। इस प्रकार से वेग से चलेंगे और स्थिति वेग इसको अगर कर देंगे तो वेग से चलेंगे वेग पे खत्म करेंगे। तो इस प्रकार आप ट्रिक लगा के इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एक सवाल हम करेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा हुआ, इसलिए यह त्वरण का मान दिया जा रहा है कि त्वरण से चलती है तो कार का अंतिम वेग ज्ञात करना है, यानी आपको v ज्ञात करना है। तो v बराबर आपने पढ़ा अभी, v बराबर u प्लस AT।
अब देखिए v का आपको गणना करना है। v का जो स्मॉल u दिया गया है वह क्या दिया है, 0 दिया गया है। और जो t दिया, जो आपका t दिया गया वो 5 दिया है। और त्वरण का मान a दिया गया, यानी 2 गुणे आपका 5, यानी v बराबर आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आशा करते हैं आज आपको मोशन के बारे में एकदम पूरी क्लियरिटी हो गई होगी। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ में। आप चलते रहिएगा, देखते रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद।